बहुत स्वागत आपका। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की, आपका प्रोग्राम। और आइए अब बात करते हैं बिहार इलेक्शन के एनालिसिस में राहुल गांधी की। बहुत जरूरी है। आप कहेंगे राहुल गांधी को इतनी चर्चा हम क्यों दे रहे हैं, 4 तो 5 तो सीट आई है उनकी। जरूरी है ये बात करना, क्योंकि इसमें भारत की राजनीति के बहुत सारे मैसेजेस जो हैं वो छुपे हुए हैं। और अब अगर आपने राहुल गांधी का कल का जो है वो ट्वीट आपने अगर देखा हो तो उसमें उन्होंने क्या कहा है। वो कह रहे हैं कि मैं बिहार के करोड़ों मतदाताओं का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने महागठबंधन पर अपना विश्वास जताया। अच्छी बात। बिहार का यह परिणाम वाकई चौंकाने वाला है। हम एक ऐसे चुनाव में जीत हासिल नहीं कर सके जो शुरुआत से निष्पक्ष नहीं था। ये लड़ाई संविधान और लोकतंत्र की रक्षा की है। कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन इस परिणाम की गहराई से समीक्षा करेगा और लोकतंत्र को बचाने के अपने प्रयासों को और अधिक प्रभावी बनाएगा। चुनाव निष्पक्ष नहीं था, करोड़ों लोगों ने आपको वोट डाल दिया। दोनों बातें कह रहे हैं वो। अब हम इसकी जो है समीक्षा करेंगे। अगर राहुल जी ने, ये तो मेरे ख्याल से 90-95वां चुनाव होगा जो हारे हैं वो, तो अगर एक इसमें से वो पहला जो हारे थे उसकी कर ली होती तो शायद हारते ही नहीं ये वाला। तो पहली बात तो ये। अब लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि कांग्रेस एक सुर में भी बात नहीं कर पा रही है इस हार के बाद, क्योंकि वहां भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनको ये लगता है कि अगर हम अभी भी जो है इसको कालीन के नीचे बिछा डालते रहे अपने कूड़े करकट को, तो कभी तो हमारा घर साफ हो ही नहीं पाएगा। खड़गे साहब का ट्वीट आपको दिखाता हूं। खड़गे साहब ने जो कल पोस्ट किया, खड़गे साहब कह रहे हैं कि हम बिहार की जनता के फैसले का सम्मान करते हुए ऐसी ताकतों और के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखेंगे जो संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करके लोकतंत्र को कमजोर करने में जुटी हैं। अब जनता के फैसले का सम्मान और लोकतंत्र की संवैधानिक संस्थाओं को दुरुपयोग करने वालों के खिलाफ लोकतंत्र की सुरक्षा करना, ये दोनों बातें एक सांस में चुनाव के नतीजे पे आप नहीं बोल सकते। या तो सम्मान कर लीजिए, मान लीजिए कि आपको जनता ने 5 सीट दी है, या फिर दूसरी लाइन पूरी बोलिए कि हम इसको नहीं मानते साहब, ये नतीजा नहीं होना चाहिए था, हमको वोट अच्छा पड़ा है, पढ़ना और पढ़ना चाहिए था, और ये हार जो है हम नहीं स्वीकार कर रहे हैं, ये जीत भी हम स्वीकार नहीं कर रहे दूसरे आदमी की। दोनों बातें कैसे सच है? सम्मान भी करेंगे और हम ये भी कहेंगे कि दुरुपयोग हुआ है। तो ये कांग्रेस पार्टी एक्चुअली अभी प्रॉब्लम जानते हुए कि अंदर है, वो ये पब्लिकली कोई एक लाइन नहीं ले पा रही है। इसके और बहुत सारे उदाहरण हैं, वो भी मैं आपको जो है आगे दिखा दूंगा। जैसे अब ये शकील अहमद खान, ये विधानसभा में कांग्रेस पार्टी के लीडर थे। अब ये खुलकर कह रहे हैं कि जनता का जनादेश है, हमें इसको स्वीकार करना चाहिए। उन्होंने शब्द इस्तेमाल किया, ग्रेसफुली स्वीकार करो। ये वो आदमी है जिसको बिहार में राजनीति करनी है। इसको ट्विटर पे राजनीति नहीं करनी है, इसको लोगों के बीच में जाना है, फिर चुनाव लड़ना है, फिर जीत के आना है। अपनी पार्टी का एक जिम्मेदार व्यक्ति है, तो वो इधर उधर की बात नहीं कर रहा है। वो साफ कह रहा है, भाई हारे हो, स्वीकार करो कि हार हुई है और अच्छे से स्वीकार करो और लग के काम करो। इस्तीफा दे दिया है। ग्रेसफुली एक्सेप्ट करना चाहिए और जनता का मैंडेट है उसको स्वीकार करना चाहिए। जनता की ख्वाहिश है कि ये जो मौजूदा सरकार है वो चले, तो जाहिर सी बात है कि उनकी सरकार बनेगी। मैं उम्मीद करता हूं कि मौजूदा सरकार यहाँ की और केंद्र की दोनों मिल करके ठीक ढंग से सेवा करें और 10,000 का जो घूस दिया है उस तरह की प्रक्रिया को न करें बिहार में, तो बेहतर है। जनता ने स्वीकार किया है इस सरकार को, तो उसको सहर्ष स्वीकार करना चाहिए, ग्रेसफुली स्वीकार करना चाहिए। और काम के लिए हम लोगों को विपक्ष में बैठने का मौका दिया है। विपक्ष अपनी मौजूदा स्थिति को और मजबूत करे और अच्छे से काम करे। साहब, ये इनके विधानसभा के नेता थे। अब अपना चुनाव पता नहीं जीते कि हारे या लड़े थे कि नहीं लड़े थे, लेकिन कह रहे हैं आप भाई स्वीकार कीजिए, ग्रेसफुली स्वीकार कीजिए कि आप हारे हैं। और राहुल गांधी दीन दुनिया की, पूरी दुनिया की बातें बता रहे हैं। खड़गे साहब डबल स्पीक कर रहे हैं। देखिए, बिहार की जनता या बिहार की कांग्रेस पार्टी के किसी भी व्यक्ति से पूछ लीजिए, व्यक्तिगत तौर पर जब बात करेगा तो राहुल गांधी की बात में उसे कोई दम नजर नहीं आता है। और जो भी SIR है उसके साथ वो खड़ा है। सिर्फ राहुल गांधी की खुन्नस है, जिस कारण भी हो, या जिसे हम कहते हैं कई बार आदमी इसेंट्रिक हो जाता है। तो और दूसरी बात, जब चौंकाने वाला किसको होगा? जो जमीन पर रहेगा उसको चौंकाने वाला परिणाम बिल्कुल नहीं दिखाई दिया। हम वहां पर नहीं गए, हमारे लिए भी वो चौंकाने वाला था। लेकिन जो जमीन पर कार्यकर्ता काम कर रहा था वो तो कह रहा था कि हम जीत रहे हैं भाई, हम बाहर से थे। वैसे ही हमारी तरफ से वो बाहर से ऊपर करके लैंड करके आए थे कोलंबिया से। जब उनको चुनाव गंभीरता से मैनेजमेंट करना था उस समय वो कोलंबिया में बैठ करके 1 महीना रह करके आए। जब चुनाव प्रचार करना था
तो वो चुनाव प्रचार करने के बजाय यहां पर रहे। अंतिम समय जंगल जो है जंगल सफारी कर रहे थे। तो ऐसी स्थिति में ऐसे आदमियों को चुनाव उनको लगेगा ही। और ये तो ये इससे क्या गलत घटिया बात हो सकती है भाई। आप पराजित हो रहे हैं, जनता आपको नकार रही है, जनता आपके मुद्दे को नकार रही है, फिर भी आप कह रहे हैं। अरे ये बताता है कि लोकतंत्र में यदि फेयर चुनाव होगा तो यही परिणाम होगा। यदि बंगाल में भी जो कल प्रधानमंत्री ने बोला है बिल्कुल गलत नहीं बोला है। यदि एसआईआर, यदि डेटा वो शुद्ध हो जाए और उसके आधार पर फेयर इलेक्शन हो तो बंगाल का परिणाम भी वैसा ही मिलेगा जो आपको बिहार का परिणाम जब गिनती काउंटिंग चल रही थी तो एक अंतिम बात कह दूं, इन दो देखिए चौंकाने वाला उसको होता है ना जितना राहुल गांधी वही बोलते हैं जो उनको फीड किया जाता है। जब अपनी समझ और अपना अनुभव होता तो वो दूसरी बात बोलते हैं। ठीक, कल मैं आपको बताता हूं ट्यूटर्ड विजडम ये लाइन कैसे बदली कांग्रेस की और अभी भी क्यों एक लाइन पर नहीं है। कल जब नतीजे आ ही रहे थे, मतलब मेरे ख्याल 1-2 बजे के आसपास जब कन्फर्म दिख गया था कि ये तो सब सुपड़ा साफ हो गया, तो कांग्रेस के नेताओं ने बयान देना शुरू किया। पहले पवन खेड़ा का बयान आया। पवन खेड़ा ने कहा कि ये चुनाव जो है ज्ञानेश कुमार बनाम बिहार की जनता है और इसमें ज्ञानेश कुमार फिलहाल जीत रहे हैं, ये एक बात उन्होंने कही। फिर गहलोत साहब ने यही बात कही, ये तो चुनाव आयोग बनाम जनता के। फिर गहलोत साहब को समझ में आया कि नहीं साहब यार कुछ तो, अब वो क्योंकि हैं तो बड़े नेता, असलियत सब जानता है आदमी अंदर से, तो उन्होंने बाद में कहा कि नहीं, ये जो राहुल गांधी वोट चोरी की बात करते हैं वो तो ये जो 10,000 रुपया दिया गया महिलाओं को चुनाव के बीच में, वो इसको वोट चोरी कह रहे हैं कि वोट खरीदा गया। अचानक पलट गए वो। और उसके बाद फिर शाम तक अभी आपने देखा ये जो बाकी लोग अभी लिख रहे थे खड़गे साहब, निष्पक्ष चुनाव नहीं था, हम एक ऐसा ये फेयर इलेक्शन नहीं था। राहुल गांधी ने अपने इस पोस्ट में क्यों एसआईआर, वोट चोरी क्यों नहीं लिखा? बिहार में जब वो 16 दिन की यात्रा निकाल रहे थे तो जब उनसे पूछा जाता था कि प्रधानमंत्री मोदी ने ये कहा, तो कह रहे थे कौन? वोट चोर, वोट चोर मोदी, वोट चोर मोदी। फिर अब क्यों बंद कर दिया बोलना? क्योंकि आप बोलेंगे तो जनता जो है सुनाएगी, जनता पसंद नहीं करेगी अगर आप कल खदेड़ेगी। सर कल जो प्रधानमंत्री मोदी ने जो कहा था कि कांग्रेस अब मुस्लिम लीगी और माओवादी की पार्टी बनते जा रही है और कांग्रेस की राजनीतिक आधार जो है पूरा नकारात्मक राजनीतिक आधार हो गया, जो कल प्रधानमंत्री मोदी ने जिक्र किया। और उन्होंने आशंका जताई कल प्रधानमंत्री मोदी ने कि कांग्रेस जितनी नकारात्मक राजनीति कर रही है, आने वाले समय में कांग्रेस में एक और विभाजन हो सकता है। मुझे लगता है कि राहुल गांधी के लिए सीधा सीधा संदेश है कि जिस तरीके से आप लोकतंत्र को मानने के लिए तैयार नहीं है, 2024 के बाद 6 चुनाव हो जाते हैं, आप चुनाव हार जाते हो और आप एक भी चुनाव को ग्रेसफुली एक्सेप्ट नहीं करते कि हमारी तैयारी में कोई कमजोरी रही होगी, जनता का विश्वास अर्जित करने में हम कहीं कमजोर रहे होंगे, हमारी राज्य सरकारों ने काम नहीं किया होगा इसलिए वहां जनता ने मतदान में उन्हें हरा दिया। आप सीधे चुनाव आयोग को चुनौती देते हो, आप चुनाव की प्रक्रिया पर प्रश्न चिन्ह उठा देते हो, आप ईवीएम के ऊपर आप देश देते हो। लोकतंत्र के अंदर भारत जैसे सशक्त इतने मजबूत लोकतंत्र पे आप लोकतंत्र की प्रक्रिया पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर एक बड़ा माओवाद और जो मुस्लिम लीगी और जो तमाम तरह की अराजक ताकतों को समर्थन देने की कोशिश करते हो। मुझे लग रहा है कि कांग्रेस का एक बड़ा वर्ग अब सांसदों का कांग्रेस छोड़ने की तैयारी करेगा। वो समझ जाएगा कि राहुल के इस राज के अंदर कुछ नहीं होने वाला है और मुझे लगता है कि अब आने वाले समय में आपको एक बड़ा वर्ग राहुल के खिलाफ कांग्रेस के अंदर खड़ा दिखेगा। बोली अपनी विक्ट्री स्पीच में, उन्होंने कहा मैं बड़ी गंभीरता से ये बात कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी के अंदर अब विद्रोह शुरू होगा और कांग्रेस पार्टी अब एक बार फिर टूटेगी। ये बात उन्होंने कही, टूटेगी नहीं टूटेगी, लेकिन आवाजें उठना शुरू हो चुकी हैं कांग्रेस पार्टी के अंदर। उसका सैंपल आपको दिखाता हूं, लेकिन पहले मोदी जी की बात सुनिए। मुस्लिम लीगी माओवादी कांग्रेस है, ये एमएमसी है। और कांग्रेस का पूरा एजेंडा अब इसी पर चलता है और इसलिए अब कांग्रेस के भीतर भी एक अलग धड़ा पैदा हो रहा है जो इस नेगेटिव पॉलिटिक्स से असहज है। ये जो कांग्रेस के नामदार हैं, ये जिस रास्ते पर कांग्रेस को लेकर चल रहे हैं, इसके प्रति घोर निराशा, घोर नाराजगी अंदर ही अंदर पनप रही है। और मुझे तो आशंका है, हो सकता है कि आगे कांग्रेस का एक और बड़ा विभाजन हो। अब विभाजन होगा कि नहीं होगा ये तो ज्यादा हमारे अनुभवी साथी वो अपना आंकलन आपको बता सकते हैं, लेकिन एक G23 ग्रुप तो बनी गया था कांग्रेस में,
और वो बड़ा वोकल ग्रुप था, वो सोनिया गांधी तक शिकायतें ले जाता था। सोनिया जी ने कहना शुरू कर दिया कि भाई आप, मैं कुछ नहीं कर सकती, राहुल से बात करो। तो कुछ लोगों ने राहुल से बात कर ली, कुछ लोगों ने कांग्रेस ही छोड़ दी, ये हुआ। अब कांग्रेस बटी तो नहीं, टूटी तो नहीं। अब राहुल गांधी जब खुद ही कहते हैं जिसको रहना है रहे, जिसको नहीं रहना ना है, आई डोंट केयर, ये उनका यही कहते हैं, मेरे साथ जो चल सकता है वो चले, जो नहीं चल सकता वो पार्टी छोड़ दे। तो अब देखिए आगे क्या होता है। लेकिन हमें लगता है कि पार्टी पावर में नहीं आ रही है, तो इसीलिए बहुत बड़ा खेमा जो है असंतुष्ट हो जाएगा। मुझे लगता है थोड़ी सिंपलिस्टिक रीडिंग है, क्योंकि आप पार्टी विपक्ष में है, लेकिन पार्टी के अंदर बहुत सारे लोग पावर में हैं। जो व्यक्ति राहुल गांधी, जिसको राहुल गांधी का वरद हस्त है, जिसको राहुल गांधी तक एक्सेस है, जिसको राहुल गांधी के कान तक बात कहने की आजादी है, वो तो पावरफुल है ना कांग्रेस पार्टी में। और आज उनको दोष देने के लिए लोग खड़े हो गए, उनको दोष दे रहे हैं। अभी भी बात नौबत वहां तक नहीं आई कि राहुल गांधी को सीधे दोष दे रहे हो। मुमताज पटेल, लेट अहमद पटेल की डॉटर है, उनकी बेटी हैं, इन्होंने पोस्ट किया एक सोशल मीडिया पर, और इन्होंने ये कहा कि ये समय सच्चाई को स्वीकार करने का है, ये आरोप या एक्सक्यूज देने का समय नहीं है। हमारा वर्कर ग्राउंड पर जबरदस्त मेहनत करता है, लेकिन पार्टी में पावर कुछ ही लोगों के पास है और जिनके पास ग्राउंड रियलिटी की कोई समझ नहीं है। और जब तक आप वहां परिवर्तन नहीं करोगे, नतीजों में कभी परिवर्तन नहीं आएगा। मैं हमेशा कहती हूं दिल से कांग्रेसी हैं, पर उन लोगों को ना कोई पूछता है, उन लोगों को ना कोई एक्नॉलेज करता है, उन लोगों को ना कोई पद अधिकार दिया जाता है। सिस्टम हमारी पार्टी में भी, अगर हम लोकतंत्र के लिए लड़ रहे हैं, अगर हम लोकतंत्र को बचाने की बात करें, अगर हम इलेक्टोरल प्रोसेस को बचाने की बात कर रहे हैं, तो हमारी खुद की पार्टी में भी power is concentrated in the hands of few and those very people get rewarded again and again. Accountability किसी भी किस्म की नहीं है, और जो असली वर्कर है उनको आप यूज में लाते ही नहीं है, उनको आप पूछते भी नहीं है, उनको आप एक्नॉलेज भी नहीं करते। तो इस तरह के सिस्टम को फाइट करने के लिए आपको हर एक वो हाथ चाहिए जो जमीन पे आपके साथ जुड़ा हुआ है। चले, अभी अब मुमताज जी के पास कोई बहुत बड़ी जिम्मेदारी नहीं है, वो कोई बहुत बड़ी लीडर नहीं है, लेकिन पार्टी में तो हैं। भाई छोड़ गया है इनका, पार्टी छोड़ दी थी, उसने कहा था जब काम ही नहीं करने देते हो तो हम पार्टी में रह के क्या करें। लेकिन ये तब भी पार्टी में बनी रही। अब खुलकर इन्होंने भी बोलना शुरू कर दिया त्रिपाठी। मोदी जी कह रहे हैं कि कांग्रेस टूटेगी। मतलब मुझे भी थोड़ा सा क्या कहूँ, बोलते हुए अजीब लग रहा है। अहमद भाई की बिटिया है, अल्ट्रा एलीट हैं ये, ठीक है। राहुल जी थोड़ा ज़्यादा बड़े एलीट हैं, वो तो मतलब क्या कहेंगे अल्ट्रा या और क्या, भगवान जाने, वो तो प्रधानमंत्रियों के परिवार में पैदा हुए। लेकिन ये भी तो इनके पिता जिस पावर में थे, तो जरा बताइए ना कि मुमताज या उनके भाई ने कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी डेवलप कर दी। गुजरात से दोनों लगाते हैं, कहाँ एक अच्छा संगठन तैयार कर दिया, अभी भी कहाँ कौन सा एक बढ़िया काम कर रहे हैं कि संगठन के लिए जूझे पड़े हुए हैं। कुछ मंचों पर, कॉन्क्लेव में, टीवी की बाइट में वही करना है तो कोई भी कर लेगा। तो ऐसे लोगों की सलाह थोड़ा समझ में नहीं आती। हाँ, ये जरूर है कि कांग्रेस से कद्दावर लोग छोड़ कर गए, वो बता कर गए क्या है। राहुल गांधी, और मैं बार बार जो कहता हूं कि ये कांग्रेस नहीं, ये राहुल कांग्रेस है। राहुल कांग्रेस के सोचने का तरीका उस विचार से आता है जिसमें सड़क बनने का मतलब अडानी के लिए टैंकर पर पानी लेके जाना होता है। तो इतनी शानदार विचारधारा वाली जो राहुल कांग्रेस है, उसमें कांग्रेसी खड़े होंगे क्या? और वो ये जो परिवारवादी हैं, किसी बड़े पिता के बच्चे जो है, वो नहीं कर पाएंगे। वो तो है ही है उनके आसपास। असली कांग्रेसी जो लड़ाई लड़ रहे हैं, जो बेचारे सचिव 20 साल 30 साल से लड़ रहे हैं और उनको कुछ नहीं मिल रहा है, क्या वो रिवोल्ट करेंगे? क्या दिल्ली में बैठे हुए जो बड़े कांग्रेसी हैं वो उस खांचे से बाहर निकालने की कोई कोशिश करेंगे क्या? अब एक बात मैं आपको बताऊं, ए.के. एंटनी को आप चाहे जैसे देखें, रक्षा मंत्री के तौर पर वो रक्षा सौदे ही नहीं करते थे कि कहीं उसमें कमीशन खोरी ना हो जाए या कुछ हो जाए। लेकिन सोचिए, वो दिल्ली नहीं रहते हैं, वो चले गए केरल। क्यों? क्योंकि उनकी बात सुनने के लिए यहां तैयारी नहीं। वो ए.के. एंटनी जो सोनिया जी के अत्यंत विश्वस्त थे, तो आप जो बता सकते थे उनकी सुनते नहीं। और राहुल के बारे में कहा जाता है बेहद मूडी, अच्छे मूड में है तो किसी को भी कहो थोड़ी देर के लिए आनंद मुद्रा में आ जाए, मिलना कठिन। और रणनीति जैसी चीज राहुल गांधी की डिक्शनरी में नहीं है। राहुल कांग्रेस की डिक्शनरी में, इसीलिए आपको कोई रणनीति नहीं दिखती। अरे भाई, मैं मतलब सबसे एक लाइन बोलूं आखिरी, वो गए, इसमें क्या दिक्कत है भाई? कोई नेता बाहर जा सकता है। तो क्या पार्टी की कोई रणनीति नहीं हो सकती कि उनके प्रवक्ता बैठ के और काउंटर करते? सौरभ जी कहते कि भाई यहां गए हमारे नेता, इस काम से गए, इसमें क्या लौट कर आए? उनको पता ही नहीं है। राहुल जी ने झोला उठाया, चल दिए, कोई जिम्मेदारी नहीं है, कोई जवाबदेही नहीं। मसला वो है। 4 लोगों को पता होगा परिवार के बाहर कि राहुल गांधी कहां गए। नहीं, परिवार के बाहर भी किसी को नहीं पता होगा।
परिवार के बाहर नहीं मालूम होगा? किसी को नहीं पता पार्टी में होगा। किसी को तो खड़गे जी को, मुझे नहीं वेणुगोपाल लगता, जी को, मुझे नहीं लगता खड़गे जी और वेणुगोपाल जी को पता है। जब वो चले जाते हैं तब उनको कहा जाता है कि अच्छा ठीक है, जैसे आदमी कहता है ना कि आई एम आउट ऑफ टाउन, ये अगर ऐसा है तो फिर क्या ही, फिर तो बचा ही क्या। नहीं, लेकिन वरना अगर होता तो क्या वो लोग कोई रणनीति लेकिन नहीं बोलने तय वाले करते? बोल रहे हैं। अब ठीक है, मैं उस स्तर पर नहीं, अब कोई शशि थरूर बोले तो आज शशि थरूर के बोलने का कोई मतलब नहीं। कुछ अभी लेटेस्ट स्टेटमेंट कुछ बता रहे थे समीर जी, जैसे कल अखिलेश प्रसाद सिंह बोले बिहार में, जो इनके सांसद हैं या पहले थे, अभी भी हैं मेरे ख्याल में, प्रभारी थे वो। प्रभारी, वो पहले प्रदेश अध्यक्ष थे। उनको ये कहा जाता था कि भाई ये इनकी तो लॉयल्टी कांग्रेस पार्टी से ज्यादा लालू यादव के साथ है। तो इस बार वहां पर प्रदेश अध्यक्ष भी बदला, प्रदेश प्रभारी भी नया आया, अल्लाह वरू जी, और प्रदेश अध्यक्ष चुनाव हार गए। तो कल क्या कहा, चुनाव हार गए वो चुनाव, प्रदेश अध्यक्ष चुनाव हार गए कुटुंबा से। हारना ही था जब वहां पर आप उसी को फ्रेंडली फाइट बनाने में जुटे हुए थे, आखिरी मोमेंट पर आपने कैंडिडेट वापस लिया था। लेकिन उन्होंने क्या कहा अखिलेश प्रसाद सिंह ने, मुझे सवाल है साहब, ये बड़ी बुरी हार हुई आपकी। बोले अभी अब मुझसे क्या पूछ रहे हो, अल्लाह वरू जी और राजेश राम से पूछो जाके, जो प्रदेश अध्यक्ष है, जो प्रभारी है, वो बताएगा ना, वो बताएगा। मैं क्या बताऊंगा कि क्यों हारे। लेकिन ये शुरुआत पर तो लग रही है सर। नहीं, लेकिन उनको भी इतना कांग्रेस पार्टी ने दिया, कांग्रेस का उन्होंने संगठन थोड़े खड़ा किया। कोई, मैं बात ये हो रही थी कि इसकी जवाबदेही किसकी है? राहुल गांधी से तो जवाब नहीं लिया जा सकता। हाँ, बिल्कुल तो सही उनके बात। अलावा और किसकी जवाबदेही? बिल्कुल सही बात है। देखिए, राहुल जी की जवाबदेही तो है ही, क्योंकि वो लीडर हैं, पार्टी के सबसे बड़े लीडर हैं। और उनके पोस्ट में मुझे एक कंट्राडिक्शन लगा। एक तो उन्होंने लगा कि ये चुनाव, मतलब करोड़ों लोगों ने वोट दिया, धन्यवाद, वो तो ठीक है। नहीं, उसके आगे उन्होंने लाइन लिखी है, दूसरी लाइन, कि भाई ये परिणाम कई मामलों में चौंकाने वाला है और हमें ये शुरू से ही निष्पक्ष नहीं लग रहा था। जब शुरू से ही निष्पक्ष नहीं लग रहा था तो इसमें क्या चौंकाने वाला हुआ? वही आएगा ना नतीजा है। मतलब ये होता कि पहले लग रहा था कि सही होगा लेकिन बाद में हो गया, ऐसा नहीं हुआ। मुद्दा वो नहीं है, मुद्दा है कि क्या राहुल जी इस बात के लिए तैयार। और एक मुमताज़ जी पर बोल दूं, मुमताज़ जी ने ये बात बोली है जो 30 साल तक एलीट फैमिली में, अहमद पटेल के अलावा 30 साल में कांग्रेस में किसी की चली है। मुमताज़ जी के पास तो ये हक ही नहीं है मेरे हिसाब से बोलने का। और यदि हम उनको लगा रहे हैं तो बड़ा, मेरे लिए तो बहुत हैरानी वाली बात है। मुमताज़ जी तो ये कह ही नहीं सकती। सर एक लाइन बोल दूं, एक टेलीविजन चैनल पर कहा गया था आज से 8 साल पहले, गांधी परिवार और अहमद पटेल पर छोड़ करके आप कुछ भी बोल सकते हैं जी। उस समय कांग्रेस की सरकार थी। बस इतनी टिप्पणी करना हाँ, तो वही कह रहा हूँ कि अहमद पटेल को लेकर, मतलब मैं उनका वो नहीं कर रहा, सम्मान की बात नहीं कह रहा, कि वो कांग्रेस के नीति नियंता सब कुछ कह लीजिए। अहमद पटेल थे, मुख्यमंत्री बनाना है, हटाना है, मंत्री बनाना है, संतरी बनाना है, व्हाटएवर। ठीक है। तो ऐसे लोग यदि आज टिप्पणी करें तो वो ये है क्योंकि आपके पास जगह नहीं। और जो हरजी ने कहा कि आप करिए ना मेहनत, खड़े हो जाइए पार्टी के लिए। जब पार्टी में जनरल सेक्रेटरी बनाएंगे तभी आप चुनाव लड़ेंगे, तभी आप संगठन के लिए काम। और अखिलेश जी के लिए आप करें, अखिलेश जी प्रदेश अध्यक्ष है ना, वो कैसे कह सकते हैं ये क्या बात? आपको लगता है कि अब कोई अकाउंटेबिलिटी मांगेगा कांग्रेस में खड़ा होकर के, मेरा नेतृत्व जवाब दे, या नहीं? वो बिल्कुल नहीं हो सकता। नहीं हो सकता है, मांगेगा, लेकिन उसका कोई बहुत बड़ा मतलब नहीं है। और जब राहुल, एक बात आपने जो बहुत टिप्पणी की थी कि राहुल जी कहते हैं कि भाई जो मैं तो ऐसे चलूंगा, जो जिसको नहीं पसंद है वो नहीं रहे, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि वो ये समझते कि कांग्रेस उनकी पार्टी है केवल, मतलब जिसको उसमें रहना है, या तो मतलब ये इसका मतलब ऐसे निकाला जा सकता है। वो तो ये मानते हैं कि जिसने भी आवाज उठाई वो संघी है। अरे मैं आपको एक, अब और विपक्षी दल क्या कह रहे हैं वो भी देख लीजिए। अब शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे की पार्टी की सांसद हैं प्रियंका चतुर्वेदी। इन्होंने बिहार के चुनाव के नतीजों पर अपनी प्रतिक्रिया दी और इन्होंने एक पोस्ट भी किया और उन्होंने लिखा कि भाई अब ये नतीजा ये बता रहा है कि महिलाओं से संवाद करो। ये बात मोदी 20 साल से समझ गए कि देश में आपको अगर वोट बैंक ही बनाना है तो महिला को बनाओ ना, नौजवान को बनाओ ना, आप बजाय कि सिर्फ जाति जाति ढूंढने के। सुनिए। बहुत क्लियर ये इस बात को लेकर था कि महिलाएं बहुत सारी संख्या में बाहर आकर वोट कर रही हैं। रिकॉर्ड नंबर ऑफ वोटिंग महिलाओं की हुई है 8.8%। और अगर हम पास्ट इलेक्शंस देखें तो वो जो वोट हुआ है वो भाजपा की तरफ ही हुआ है। तो ऐसा क्या नैरेटिव है जो भाजपा उनसे बात कर पा रही है, उनको कन्विंस कर पा रही है, और हम दूसरी तरफ उनको कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं। दूसरा, बहुत सारे लोगों ने मुझे उस पर ट्रोल भी किया कि 10,000 रुपये महिलाओं को मिले। तो ये महिलाओं की इंटेलिजेंस के लिए एक इंसल्ट होगा कि उनको ये रिड्यूस कर देना क्योंकि उनके हाथ में 10,000 रुपये दिए। ऐसे तो किसानों के हाथ में भी पैसे गए हैं, ऐसे तो राशन भी गए हैं, युवाओं के हाथ में भी पैसे गए हैं। पर महिलाएं क्यों आकर वोट कर रही हैं? महिलाओं से हमें सीधा संवाद रखना पड़ेगा। उनकी सुरक्षा की बात हो, उनकी सम्मान की बात हो, उनकी शिक्षा की बात हो, उनकी प्रगति की बात हो, उनकी भागीदारी की बात हो। महिला एक इम्पॉर्टेंट
तबका है जिस पे चर्चा करनी पड़ेगी। अगर आप देखेंगे तो जो हमारा जो एजेंडा रहा वहाँ पे, जो हमारा एज एन इंडिया अलायंस का रहा, आरजेडी और कांग्रेस पार्टी का रहा, वो उन मुद्दों पे रहा जहाँ पे महिलाओं के बारे में चर्चा ही नहीं हुई। मेरी तो खुल के बात कह रही हैं कि भाई, खुल के वो कह रही हैं कि भाई महिला के लिए कोई बात आप करते तो आपको ये कहने का हक था कि भाई महिलाओं ने जो है 10,000 रुपया लेके वोट दे दिया। जो बहुत सारे लोगों ने कल कहा कि 10,000 में आप लोगों ने, किसी ने, मुकेश सहनी ने ऐसा एक बयान दिया है कि आप लोगों ने 10,000 रुपये लेके वोट दे दिया, लेकिन सोचिएगा कि क्या आप लोगों ने ये ठीक किया। और उन्होंने दूसरी बात की कि भाई ग्रेसफुली उसको कहा कि भाई हम जनादेश मानते हैं, इसमें अब इस पर बहस नहीं कर। मुकेश सहनी ने कहा कि जो हाँ, आया वो मुकेश वो वर्डिक्ट स्वीकार किया, लेकिन उसमें कहा कि ये वो 10,000 का वोट है। नहीं, इन्होंने एक दूसरी बात बहुत अच्छी कही इन्होंने, प्रियंका चतुर्वेदी ने, कि राशन नहीं बट रहा क्या, युवाओं को नहीं बेरोजगारी भत्ता मिल रहा क्या, किसी ने महिला के हाथ में अगर थोड़ा सा पैसा दे दिया है तो वो मतलब उसको आप कहेंगे कि वोट खरीद लिया। देश भर में कौन सी स्कीम के तहत किसको नहीं पैसा जा रहा है? सर, प्रियंका चतुर्वेदी की दूसरी समस्या भी शुरू हो गई। अब राज्यसभा खत्म हो रही फरवरी में, मैं यही अभी गिन रहा था कि अप्रैल में कितने महीने बचे हैं। उद्धव ठाकरे इस स्थिति में नहीं है, महाराष्ट्र में कांग्रेस इस स्थिति में नहीं है कि उनको फिर से राज्यसभा भेज सके। तो जिस राज्यसभा में जो समीर जी बात बोल रहे हैं, शिवसेना के प्रवक्ता ने ऑन एयर एक टेलीविजन पर बोल दिया। अच्छा, जिस राज्यसभा पर जाने के लिए वो कांग्रेस से उद्धव ठाकरे के पास गई थी, अब उनके पास राज्यसभा जाने के लिए कोई गुंजाइश नहीं। तो मुझे लग रहा है कि वो वापस कोशिश कर रही कि कैसे मैं राज्यसभा माहौल बना सकूं, राज्यसभा के लिए जा सकूं। उनको उम्मीद थी कि अगर बिहार में बेहतर प्रदर्शन होगा तो वापस शायद कांग्रेस में आ जाओ, तो कांग्रेस से कई राज्यसभा में चले जाऊं। तो ये प्रियंका का जो दर्द है वो कांग्रेस के कई नेताओं का इस समय दर्द है। और मुझे लग रहा है कि कांग्रेस के कई नेता, खबरें आ रही है कि कांग्रेस के कई सांसद इस बात को लेकर चिंतित है और वो कह रहे हैं कि भाई जब पार्लियामेंट का सेशन होगा 1 दिसंबर से, तो इस संदर्भ में सोनिया गांधी से हम बात करेंगे कि कांग्रेस किस दिशा में जाना चाहती है। जो प्रधानमंत्री मोदी ने जो कहा था कि भाई ये तो माओवादी की पार्टी बनते जा रही है, पहले प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार कहा था कि कांग्रेस को तो ठेके पे दे दिया है चलाने के लिए। तो ये ठेकेदारी कौन है, किसने ठेका ले रखा है, कम से कम ये तो पड़े कांग्रेस के अंदर कि कौन चला रहा है। राहुल गांधी को आगे करके पीछे कौन ठेकेदार है, क्या वो केसी वेणुगोपाल है? तो मुझे लग रहा है कि एक बड़ा वर्ग अब शशि थरूर मुझे लगता है इसकी शुरुआत करेंगे, वो चिट्ठी लिखेंगे, वो पत्र लिखेंगे। और कुछ सांसद में लगता है कि जब अभी सेशन शीतकालीन सत्र शुरू होगा तो जो प्रधानमंत्री जिक्र कर रहे थे कि कांग्रेस में एक और विभाजन या टूट हो सकती है, तो कोई ना कोई फिर वो चिट्ठी लिखने वाला है।